AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। टीकाकरण नीति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था, गांधी परिवार ने कब अपना पहला और दूसरा खुराक लिया है, गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं। जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सफाई देते हुए पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा वो कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुकी हैं, जबकि मई में कोरोना संक्रमित होने के कारण राहुल गांधी अब तक टीका नहीं ले सके हैं। भाजपा और कांग्रेस के मध्य वैक्सीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था देश को तुरंत वो पूर्ण टीकाकरण चाहिए। मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए भाजपा के रोज झूठ के और खोखले नारे नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री की झूठी छवि बचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोरोना वायरस को बढ़ावा दे रही है और जनता की जान ले रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा था, कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला पारदर्शी और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, लेकिन अतुल्य प्रतिभा के धनी युवराज राहुल गांधी के ज्ञान के सामने तो आर्यभट्ट और अरस्तु जैसे विद्वान भी नतमस्तक हो जाएंगे। वैक्सीन का भ्रम फैलाने का झंडा नहीं चलेगा। इसके साथ ही भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी कहा था कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है वो महापाप है। कांग्रेस ने फैलाया कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम और खून होता है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि गाय के बछड़े को मारकर ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस नेताओं के टीकाकरण को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद विपक्षी दल ने सफाई दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार राहुल गांधी को 16 मई को टीका लगवाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। अब वो अपनी अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद टीका लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज करीब 1 घंटे नगर निगम में रहेंगे, जिस दौरान वो कूड़ा निस्तारण के लिए मंगाई गई 20 कंपैक्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा रेहड़ी पटरी और दवा व्यापारियों के लिए चल रहे विशेष टीकाकरण अभियान के शिविर का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी मेयर और पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। मेयर ने बताया मुख्यमंत्री कंपैक्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने और वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने के साथ निर्माणाधीन सदन हाल का भी निरीक्षण कर सकते हैं। शहर के विकास को लेकर अलग से वार्ता का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मेयर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों पर भी चर्चा की उम्मीद है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जल्द ही WHO से अप्रूवल मिलने की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए भारत बायोटेक की 23 जून को WHO के साथ प्री सबमिशन बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग सूची के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। पिछले महीने भारत बायोटेक ने जानकारी दी थी कि उसने WHO के EUL के लिए आवश्यक 90% दस्तावेज जमा कर दिए थे। विदेश मंत्रालय भारत बायोटेक के साथ समन्वय कर रहा है ताकि कोविड-19 वैक्सीन के लिए WHO की मान्यता मिल सके। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है। कोवैक्सीन फिलहाल WHO की सूची में शामिल नहीं है। इसकी वजह से वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। अप्रूवल मिलने के बाद ये मुश्किलें दूर हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई जबरदस्त राजनीतिक हिंसा और भाजपा के 2 दर्जन विधायकों के TMC में शामिल होने के मध्य राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सभी से मुलाकात के बाद वो 18 जून को कोलकाता वापस जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से भी मुलाकात की, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा भारत के कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री
प्रहलाद पटेल के साथ विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय समेत कई अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसका मकसद इन निकायों के प्रभाव को बढ़ाना है। इस पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता व सांसद सौगत राय ने कहा, हमने ऐसे राज्यपाल को कभी नहीं देखा जो संविधान और उसके मानदंडों का सम्मान नहीं करते। हमारे संविधान के अनुसार राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन वो इस तरह के किसी भी मानदंड का पालन नहीं करते हैं और अपनी मर्जी और कल्पना के मुताबिक काम करते हैं। इसके साथ ही रॉय ने राज्यपाल के दिल्ली का मकसद भी पूछा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचाई हुई है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवाल अभी भी बरकरार हैं। जहां एक और वायरस की उत्पत्ति को इल्जाम चीन पर लग रहा है, तो वहीं चीन के प्रमुख महामारी विज्ञानी और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख जेंग गुआंग ने कहा, चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के करीब एक सप्ताह पहले ही दिसंबर की शुरुआत में इसके करीब 5 मामले अमेरिका के 7 राज्यों में सामने आ चुके थे। चीन ने अब वायरस की उत्पत्ति का आरोप अमेरिका पर लगाया है। जेंग गुआंग के अनुसार दिसंबर 2019 से पहले ही ये वायरस अमेरिका में दूसरी जगहों पर फैल चुका था। जेंग ने यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर कहा, अब अगले चरण में कोरोना की उत्पत्ति को जांच को लेकर प्राथमिकता में अमेरिका होना चाहिए। पब्लिश हुई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने शुरुआत में इसको नजरअंदाज करते हुए इसकी टेस्टिंग की रफ्तार को काफी धीमा रखा था। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका जैविक प्रयोगशालाओं का गढ़ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ली जियान ने कहा, इस रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि कोविड-19 महामारी का फैलना एक नहीं बल्कि वायरस की उत्पत्तियों की वजह से हुआ था। इसलिए सभी देशों को मिलकर इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करना चाहिए। भारत में कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने कोहराम मचा रखा है। इतना ही नहीं, खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला भी सामने आया था। मामला सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने इस फंगस पर अपनी राय रखी है। कोविड-19 से रिकवरी के बाद कई लोग दूसरी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस फंगस के हरे रंग होने के कारण उसे ग्रीन फंगस का नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एस्परजिलस फंगस को ही आम भाषा में ग्रीन फंगस कहा जाता है। ये शरीर पर काली, नीली, हरी, पीली, हरी और भूरे रंग का देखा जा सकता है। एस्परजिलस फंगस संक्रमण भी फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसमें फेफड़ों में मवाद भर जाता है जो इस बीमारी के जोखिम को बढ़ा देता है। यह फंगस फेफड़ों को काफी तेजी से संक्रमित कर सकता है। इससे बचने के लिए हर तरह की स्वच्छता और साथ ही शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने से ही रोका जा सकता है। इसका पहला मामला इंदौर से सामने आया, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने इस फंगस पर अपनी राय रखी। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स को रिजल्ट किस आधार पर क्रिएट किया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर सीबीएसई ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने कक्षा 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने के लिए तय किया गया मूल्यांकन मानदंड रखेगा। सुप्रीम कोर्ट कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, लेकिन सुनवाई पूरी होने से 2 दिन पहले ही बोर्ड द्वारा परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। जिसके बाद 3 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को 2 सप्ताह के भीतर अपनी मूल्यांकन योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया, लेकिन परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली मूल्यांकन नीति के बारे में सवाल किए। बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई ने मूल्यांकन पद्धति तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसे 14 जून को अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि समिति अब 18 जून को रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है। मॉनसून के आगमन से भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम में भारी सकारात्मक बदलाव देखा गया है, मगर मॉनसून के राजस्थान, गुजरात के शेष हिस्से, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने के लिए वायुमंडल संबंधित स्थितियां अब भी अनुकूल नहीं हुई हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवातीय सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है और वहां पश्चिमी विक्षोभ की भी स्थिति है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा के अनुसार ऐसी स्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगोंग, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आगामी 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। बदलते मौसम के बीच बुधवार को दिल्ली से बेहतर एनसीआर के शहरों की हवा संतोषजनक श्रेणी के साथ दर्ज की गई। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। हालांकि आज आए आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है, मगर मौत के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 67,208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 2,330 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना मरीजों की संख्या घटी है, लेकिन मौतों के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 1,03,570 लोगों ने मात दी। इस महामारी से 2,97,313 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,84,91,670 है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,81,903 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 8,26,740 है। महामारी पर काबू पाने के लिए तेजी से टीकाकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक 26,55,19,251 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 7 लोगों की जान चली गई है। बाढ़ में मची भारी तबाही से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 7 लोगों की मृत्यु के साथ ही कई लोगों के लापता होने की खबर है। लापता होने वालों में भारतीय और चीनी नागरिक भी शामिल है। सिंधुपाल चौक के जिला प्रशासन कार्यालय ने पुष्टि करते हुए कहा, बाढ़ में अब तक 20 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 3 भारतीय और 3 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। लंबे समय से हो रही भारी बारिश के कारण यहां नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। बाढ़ मेलमच्छी और इंद्रावती नदी के मुख्य स्रोत से उत्पन्न हुई है। बाढ़ के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के घरों में पानी चला गया है। बिजली के खंभे टूटकर नीचे गिर गए हैं। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ में करीब 200 घर आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।